अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू लॉ में माइनर के हवाले से। अब इस माइनर की जिसके वालिद साहब ने खुदकशी कर ली, अब ये माइनर जो है ये फादर से ग्रैंडफादर से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में ये केस है, सिंध का केस है। चलिए डिस्कस करते हैं। PLD 2023 सिंध पेज नंबर 214। अब इस केस पे फैमिली कोर्ट जो है उसने डिसीजन दिया है। अब डिसीजन क्या दिया है कि जो ग्रैंडफादर है जो कि इस CP में पिटिशनर है, उसको डायरेक्शन दी गई है कि वो 3,000 पर मंथ फ्रॉम अगस्त 2017 टिल द मैरिज ऑफ माइनर्स वो प्रोवाइड करेगा मेंटेनेंस, और एट द रेट ऑफ 10% इंक्रीजमेंट पर एनम। और उसके अलावा जो प्लेंटिफ है जो कि माइनर्स की मदर है, उनको गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैंड ओवर करेगा ये पिटिशनर जो कि ग्रैंडफादर है, या फिर जो मार्केट वैल्यू है वो प्रोवाइड करेगा। अब इस फैमिली कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील की गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपील डिसमिस हो गई। अब ये CP में आ गए हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन इन्होंने इन्वोक कर ली है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि प्लेंटिफ जो कि मदर है माइनर्स के, इसने और रवि कुमार ने 2012 में शादी की, और 2012 में जब उन्होंने शादी की तो उन शादी में से 2 बच्चे हैं, इनके 2 माइनर हैं। अब रवि कुमार जो कि हस्बैंड था वो उसने खुदकशी कर ली। उसके बाद जो प्लेंटिफ है उनको घर से निकाला गया और उनके जो भी डोबरी आर्टिकल्स हैं उन पे कब्जा कर लिया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के हियरिंग के दौरान जो फैमिली सूट की डिक्री थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे, तो जो पिटिशनर हैं जो ग्रैंडफादर हैं माइनर के, इनको कस्टडी में भी लिया गया, लेकिन बाद अज़ां उनको छोड़ दिया गया पर्सनल बॉन्ड पे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में 2 मेन इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू है कि क्या फैमिली कोर्ट हिंदू लॉ के हवाले से कोरम नंजुडाई से उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं था या था। सेकंड ये है कि हिंदू पर्सनल लॉ में जो ग्रैंडफादर होता है वो माइनर की मेंटेनेंस के हवाले से रिलायबल नहीं होता, रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसा कि हमारे इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक पर्सनल लॉ में अगर आप देखें तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? जो फादर है वो मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फादर अगर उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो अर्न न कर सक रहा हो तो फिर ग्रैंडफादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो कि वो बच्चों की मेंटेनेंस दे। क्या हिंदू लॉ में, हिंदू पर्सनल लॉ में ग्रैंडफादर की लायबिलिटी है या नहीं है? ये 2 इश्यूज इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में है। सबसे पहले जो इशू 1 डिसाइड किया गया कि फैमिली कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन थी कि वो हिंदू लॉ के हवाले से भी डिसाइड करते हैं। फैमिली कोर्ट फैमिली जो भी इश्यूज हैं जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में है उसको डिस्कस कर सकता है, उनके पास ये जुरिसडिक्शन है, उनको डिसाइड कर सकता है। अब जो हमारे पास सेकंड इशू है कि पर्सनल लॉ में, हिंदू पर्सनल लॉ में ग्रैंडफादर लायबल नहीं है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइनर। इस हवाले से हमारे पास कानून है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस कानून में, इस एक्ट में ये है कि जो माइनर्स हैं उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको जो भी माइनर्स हैं, जो भी या तो डिपेंडेंट्स हैं डिकीज्ड के, उनको मेंटेन किया जाएगा आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिकीज्ड। मीन्स डिकीज्ड ने जो भी प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट की है उन प्रॉपर्टी में से मेंटेन किया जाएगा डिपेंडेंट्स को। अब इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ मेंटेनेंस बाय मुल्ला हिंदू लॉ, उसमें भी यह है कि जो ग्रैंडफादर, जो दादा है, वो कहीं भी पर्सनली लायबल नहीं है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइनर। इंस्टेंस केस में भी अगर हम देखें कि कोई प्रॉपर्टी डिकीज ने छोड़ी नहीं है, लेकिन और जो ग्रैंडफादर हैं और जो मदर हैं, माइनर के दादा और माँ दोनों फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, दोनों बिल्कुल कमा नहीं सकते और दोनों बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब ये है कि आइन है, हमारे पास आइन है, पाकिस्तान के पास आइन है। अब आइन के आर्टिकल 35 कहता है कि रियासत जो है वो प्रोटेक्ट करेगी फैमिली को, रियासत प्रोटेक्ट करेगी मदर को, रियासत प्रोटेक्ट करेगी चिल्ड्रन को। आर्टिकल 37 कहता है, आर्टिकल 38 कहता है। ये सारी चीज़ें अगर हम रीड आउट करें तो हमें पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है
کہ ان کو بچوں کو مینٹین کرے۔ اب اس کیس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو فیملی میٹر ہے ان میں لیگل جسٹس سے ایکسٹرا جو ہمارے پاس سوشل جسٹس ہے جو کہ کرنی چاہیے۔ اب سوشل جسٹس کیا ہے کہ ان کو مینٹین کر دیا جائے، بچوں کو، جو بھی بچے ہیں ان کو مینٹین کیا جائے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو مینٹیننس دے۔ اس حوالے سے ریاست نے کچھ ادارے بھی بنائے ہیں، پاکستان بیت المال۔ اب پاکستان بیت المال کا کیا کام ہے؟ پاکستان بیت المال کا یہ کام ہے کہ جو نیڈی وڈوز ہیں، جو بیواہن ہیں، جو آرفنز ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے علاوہ جو نیڈی پیپلز ہیں، ان کو مینٹین کرے، ان کے لیے یہ پاکستان بیت المال ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کیس ہے ہمارے پاس، اس میں اگر ہم دیکھیں جو دادا ہے اس کی ایج بڑی ہے، وہ ایجڈ ہے، وہ پور ہے، فنانشلی اسٹیبل نہیں ہے، تو اسٹیٹ نے اس کی ریسپانسبلٹی لینی ہے، اسٹیٹ نے بچوں کی ریسپانسبلٹی لینی ہے۔ تو اس کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ پاکستان بیت المال کو کہ وہ بہت مائنرز، جو بھی 2 بچے ہیں، ان کو رجسٹر کر لیں ریگولر بینیفیشریز کے طور پر، اور 10,000 روپے وہ ان کو دیں گے ٹل میرج آف مائنرز with 10% انکریمنٹ فرام دسمبر 2022۔ اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں، جیسا کہ مائنورٹیز کے والے سے منسٹری ہے، ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ یہ جو یتیم بچے ہیں اور جو بیوہ ہے، ان کو کنسیڈر کیا جائے فار دا ریگولر فنانشیل اسسٹنس۔ لیکن یہ جو ریگولر فنانشیل اسسٹنس منسٹری پرووائڈ کریں گی، یہ ان ایڈیشن ہوگا ٹو دا مینٹیننس پرووائڈڈ بائی دی پاکستان بیت المال۔ اگر ہم آخر میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر کوئی پاکستان میں غریب ہے جو مینٹین نہیں کر سکتا اپنے بچوں کو، یا پھر اس کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ پوتوں کو مینٹین نہیں کر سکتا، تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو مینٹین کرے، جیسا کہ اس کیس میں کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔